Namaste to all and welcome back to this segment of Sinha classes. Firstly, I want to wish you thank you very much for subscribing my channel and watching my videos and also giving your love and precious time to me. Always remember that it is your love that always motivates me. तो गाइज आज मैं आप लोगों के सामने जो उपस्थित हूँ वो एक बहुत रेलिवेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आपने हालिया बार बार ये सुना होगा, काफ़ी बार सुना होगा कि हमारे देश में जो राजद्रोह से संबंधित कानून है उसकी संवैधानिकता को बार बार चुनौती दी जा रही है, चैलेंज किया जा रहा है। तो आज के इस सेगमेंट में मैं आपको पूरी तरह यह समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या यह कानून है और क्यों इसकी संवैधानिकता को बार बार चुनौती दी जा रही है। हम लोग इसके पृष्ठभूमि को जानेंगे, हम लोग इस कानून के बारे में जानेंगे और साथ ही हम लोग जानेंगे कि क्या ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर इस मुकदमे के तहत सुनवाई हुई है और साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय का इस पर विचार है या हालिया क्या टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई है। ठीक है। फर्स्टली आई वांट टू से यू दैट इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस लेक्चर यू मस्ट नो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड सेकेंडली यू मस्ट नो अबाउट द इंडियन पीनल कोड। तो दो बातों की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए इस लेक्चर को समझने के लिए। सबसे पहली बात कि हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं उसके बारे में और भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान आईपीसी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं। उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए लाभदायी होगा और उनकी जानकारी को निश्चित रूप से बूस्ट करेगा। देखिए, फंडामेंटल राइट्स और एक तरफ मैं रखता हूं आईपीसी को, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, आप ये समझिए फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ही बहुत ही बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उसे ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत रखा गया है। और अगर हम लोग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो ये पार्ट 3 में हमें मिलेगा, भाग 3 में हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं और इन मौलिक अधिकारों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के प्रत्येक भारतीय नागरिक को, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, दिया गया है। ठीक है, सभी नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, अब समझते हैं आईपीसी क्या है। तो भारतीय दंड संहिता या कुछ लोग इसे भारतीय दंड विधान के नाम से भी जानते हैं। साथ ही अगर मैं उर्दू में कहूं तो आपने कई बार सुना होगा ताज इराते हिंद, यह भी भारतीय दंड संहिता को ही कहा जाता है, इंडियन पीनल कोड को ही कहा जाता है। तो हमारे देश में ब्रिटिश का काल के दौरान ही ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम आप कह लें, 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन गठित किया गया था जिसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकॉले थे। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले उसके चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे। और भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। 1860 में यह अधिनियमित हुआ, बनकर तैयार हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग इसके कम इनटू फोर्स की बात करें, विद इफेक्ट फ्रॉम की बात करें, तो यह 1862 से पूरी तरह से इफेक्टिव हो गया था। ठीक है, अब हम लोग एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो भारतीय दंड संहिता में 511 सेक्शंस हैं और 23 चैप्टर्स हैं, जो 23 चैप्टर्स में है। क्लियर? ठीक है, देखिए और एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो भारतीय दंड संहिता है वो किसी अपराध को, किसी ऑफेंस को परिभाषित करती है, उसे टाइटल देती है, उसे नाम देती है और साथ ही जो संबंधित ऑफेंस है या क्राइम है उसके लिए दंड का विधान करती है, पनिशमेंट का विधान करती है। ठीक है, चलिए अब सीधे मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। तो राजद्रोह से संबंधित जो कानून है वह इसी आईपीसी के धारा 124 क या 124 ए में वर्णित है, डिस्क्राइब्ड है। ओके, तो आईपीसी सेक्शन 124 ए हमें सेडिशन लॉ के बारे में बताता है, देशद्रोह कानून के बारे में बताता है और साथ ही उसके लिए दंड का विधान करता है, दंड प्रोवाइड करता है, पनिशमेंट प्रोवाइड करता है इस सेक्शन में जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो
मैं पहुंचूंगा इस सेक्शन में भी, पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। आईपीसी 124A 1870 में 1870 में इस कानून को आईपीसी में शामिल किया गया था और यह निश्चित रूप से ब्रिटिश काल का ही एक कानून है। और अगर मैं इसके सबसे पहले प्रथम इस्तेमाल की बात करूं तो आपने सुना होगा बाल गंगाधर तिलक जी का नाम, उन पर यह कानून, इस कानून का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। साथ ही बाद में कुछ समय पश्चात महात्मा गांधी पर भी इस कानून को लगाया गया और वर्तमान समय में कई ऐसे बड़े दिग्गज लोग हैं जो इस मुकदमे में हैं, जो इस सेक्शन के तहत मुकदमे में हैं। ओके, और ये जो देशद्रोह से माफ करिएगा, राजद्रोह, सेडिशन से संबंधित जो कानून है, यह 1870 में, मैंने आपको बता दिया, 1870 में आईपीसी में आया है और यह दंड का विधान करता है 124A। और बाल गंगाधर तिलक एंड एम जी मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, इन ऐसे बड़े लोगों पर इस लॉ को उस दौरान, औपनिवेशिक काल के दौरान, कॉलोनियल टाइम में लगाया गया था। चलिए अब समझते हैं हम लोग कि ये क्या है, आईपीसी 124A का टाइटल क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये समझते हैं कि ये कैसे, किस दंड के विधान की बात करता है। ओके, सबसे पहले इसके टाइटल को समझ लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं बात करूँगा इसके बारे में। Words either spoken or written or by signs or by visual representation or otherwise brings to or attempts to bring into hatred or contempt or excite or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added or imprisonment for 3 years, to which fine may be added or with fine। मैंने कहा था ना ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये है आईपीसी 124A सेडिशन लॉ। Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visual representation, or otherwise brings to or attempts to bring into hatred or contempt, or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or imprisonment for 3 years, to which fine may be added, or with fine। तो ये आर्टिकल
सेक्शन 124A है आईपीसी का, ये यह कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति वह जो कोई भी लिखे गए शब्दों से या बोले गए शब्दों से या चिन्हों से या दृश्य रूपन चिन्हों से या किसी अन्य तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का असंतोष या अवमान करने का प्रयास करेगा या प्रयत्न करेगा या करने का प्रयास करेगा, उसे आजीवन कारावास की, जिसमें कि जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या 3 साल तक की कैद जिसमें कि जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने की सजा होगी। तो ये आईपीसी 124A कहता है। तो अब समझते हैं, देखिए अगर मुझे इसमें से कोई कीवर्ड चुनना हो तो मैं आपको ये बात बता दूं कि डिसअफेक्शन में वो सारी बातें आती हैं, वो सारी भावनाएं आती हैं जो शत्रुता, एनिमिटी और जो डिसलॉयलिटी की जो भावना होती है, अभक्ति की जो भावना होती है, वो सारी भावना यहाँ इस डिसअफेक्शन वर्ड में आती है। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन है एक्चुअली। तो कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि आईपीसी की धारा 124A ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम का है और भारतीय संविधान जो हमारा है उसमें इसको लेकर विरोधाभास यह है कि जिस भारतीय संविधान ने आईपीसी में इसे देशद्रोह को कानून बताया है, वास्तव में उसी संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने की और अभिव्यक्ति विचार अपने व्यक्त करने की आजादी प्राप्त है या उसे मौलिक अधिकार बताया गया है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका जो आर्टिकल 19(1)A है, आर्टिकल 19(1)A, वह ये कहता है ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू राइट टू फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन एंड स्पीच, है ना। तो ये प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। और आईपीसी में उस वाले लाइन को आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ इरेज कर दिया है लेकिन आप वीडियो को पॉज करके एक बार बैक जाकर देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आइदर बाय वर्ड्स स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स। तो इसी को लेकर सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि भारतीय संविधान में 19(1)A के तहत इसे मौलिक अधिकार बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपने विचार को, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर उच्चतम न्यायालय ने मई 2022 में इस पर टिप्पणी की है और वो टिप्पणी भी मैं आपसे साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरा बता दूं कि एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है। 1962 साल 1962 केदारनाथ का मामला था, ये बिहार का। इन्हें भी देशद्रोह के मामले में, देशद्रोह सेडिशन कहें या अगर हम सही बोलें तो ट्रीजन, देशद्रोह, तो देशद्रोह के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी इस पर, और जब उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर सुनवाई हुई तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उस समय जो उच्चतम न्यायालय में जो संवैधानिक बेंच थे उन्होंने ये कहा था कि देशद्रोह का मामला तब तक नहीं बनता जब तक कि सीधे तौर पर या एकदम डायरेक्टली हिंसा भड़काने का कोई मामला ना हो, भाषण के थ्रू, है ना, या स्पीच के थ्रू। और साथ ही यह भी कहा था कि केवल नारेबाजी जो होती है वह देशद्रोह के मामले में नहीं आती, देशद्रोह के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, देशद्रोह मुकदमे के तहत। तो ये एक संवैधानिक फैसला था, ये उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया था। और वर्तमान समय में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे युवा नेता हैं जिन पर कि इसके तहत मामला दर्ज है। और वर्तमान समय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मई 2022 में जो टिप्पणी की है उनमें से कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार है कि सबसे पहली बात तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस कानून के समीक्षा के अधिकार, रिव्यू करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि लंबित जो मामले हैं, विचाराधीन जो मामले हैं, उस पर उसको रोका जाए थोड़ा, जब तक कि ये रिव्यू नहीं हो जाता। ये टिप्पणी है माननीय उच्चतम न्यायालय की। और एक बात उन्होंने कही है कि जो लोग जेल में बंद हैं वो लोग
संबंधित न्यायालय में या निचली न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं राहत के लिए। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय का मामला है। देखिए, यह मामला बहुत दिनों से काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि सरकार जो है इस सेडिशन लॉ के आड़ में लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है इसके थ्रू। और तो ये इन्हीं कारणों से इस मामले की संवैधानिकता को बार बार चुनौती दी जाती है। बहरहाल सरकार का उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह आदेश दे दिया है कि वह इस कानूनन इसकी न्यायिक माफ करिएगा, इस कानून पर आईपीसी की धारा 124A पर इसकी समीक्षा करे। तो निश्चित तौर पर जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो निश्चित तौर पर हमारे लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए। अब देखिए, एक छोटा सा ये है, एक बहुत आसान सी बात है कि अगर कोई डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जहां देश कानून पे चलता है, जहां न्याय को सबसे ऊपर रखा जाता है, जस्टिस को सबसे ऊपर रखा जाता है, कानून को सर्वोपरि रखा जाता है। आपको मैं बता दूं कि भारत की जो आईपीसी है वो भारतीय संविधान की तरह ही सबसे बड़ा लिखित दंड विधान है, मैं आपको ये बता दूं। तो अगर जहां जिस देश में इतनी न्याय की बात होती है, कानून की बात होती है, तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि अगर हम सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का असंतोष जाहिर करते हैं या सरकार के विरुद्ध अगर हम बात करते हैं, तो वह बातें भी लॉफुल तरीके से होनी चाहिए, लॉफुल टेक्निक से होनी चाहिए, कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। किसी भी सरकार की अवमानना कानून के दायरे से बाहर निकलकर करना निश्चित तौर पे गलत है, और एक अच्छा नागरिक होने के नाते, एक गुड सिटीजन होने के नाते हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। जल्दी सिन्हा क्लासेस के अगले सेगमेंट में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।